गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, वीबीटी को। आज हम उसी के आगे अगली थ्योरी की स्टडी करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं CFT। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड मानती है। ठीक उसी प्रकार से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, CFT जो है, CFT मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड मानती है, प्योरली आयोनिक बॉन्ड मानती है। अब चूंकि हम जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कहाँ बनता है, एक पॉजिटिव स्पीशीज और एक नेगेटिव स्पीशीज के बीच में बनता है आयोनिक बॉन्ड। अब अगली बात यह आती है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहा जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो धातु आयन के चारों ओर, जो मेटल एटम है उसके चारों ओर लिगेंड्स के द्वारा ऐसा एक फील्ड क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा एक क्षेत्र निर्मित कर दिया जाता है जिस तरीके से आयनिक क्रिस्टलों में आयनों के चारों ओर कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार का जैसे अगर हम किसी सिंपल क्रिस्टल की बात करें या परफेक्ट क्रिस्टल की बात करें तो उसमें जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक इसी के नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक इसी तरह से नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम किसी भी धनायन को पकड़ लेते हैं तो देखिए धनायन के चारों ओर, ये मैंने अभी इसकी केवल एक लेयर बनाई है, ठीक इसी प्रकार की बहुत सारी लेयर्स इसके आगे भी होंगी और फिर ये अपने आप में ये लेयर्स के जुड़ने से एक परफेक्ट क्रिस्टल बनता है। तो जैसा हम इसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि इस धनायन के चारों ओर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। ठीक इसके आगे वाली लेयर में भी इसके सामने की तरफ नेगेटिव ही होगा और इसके पीछे की तरफ भी, इस पॉजिटिव के पीछे की तरफ भी जस्ट बिल्कुल क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इसीलिए चूंकि ये जो हम मेटल एटम को, मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो पॉजिटिव स्पीशीज होती है, पॉजिटिव स्पीशीज किसको बताया था हमने, मेटल एटम को। तो मेटल एटम चूंकि लिगेंड से घिरा हुआ है तो यहां भी ठीक उसी प्रकार का, जिस प्रकार से क्रिस्टल के अंदर एक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक उसी प्रकार का यहां पर भी एक फील्ड क्रिएट होता है। इसलिए हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। अब देखिए अगली बात आती है कि यहां पे मेटल और लिगेंड मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल एक पॉजिटिव स्पीशीज है, लिगेंड एक नेगेटिव स्पीशीज है, इसलिए इनकी जो प्रकृति होगी, इनकी जो नेचर होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा और उस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्थिर विद्युत आकर्षण, तो वो क्रिएट होगा और इसकी जो प्रकृति होगी वो स्थिर विद्युत प्रकृति होगी। इसके बीच में दूसरी बात यह भी आती है कि यहां पर इस स्थिर विद्युत प्रकृति के बीच में भी यहां पर दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, दो तरह के बल कार्य करते हैं। पहला बल कौन सा काम करेगा, यहां पर देखिए
कोई भी मेटल होगा उसका एक नाभिक होता है और लिगेंड होता है, उस लिगेंड का भी नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। जो पहला फोर्स काम करता है वो काम करता है मेटल के न्यूक्लियस, मेटल के न्यूक्लियस मेटल का जो नाभिक है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल। मतलब पहला जो बल होगा वो किस किस के बीच में लगेगा, मेटल के नाभिक और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और देखिए कोई भी जो संकुल होता है उसका स्थायित्व भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स ही मेटल लिगेंड बॉन्ड के लिए उत्तरदायी होता है। और या हम यूं कहें कि ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि इसका संकुल का जो स्थायित्व है वो भी इसी के ऊपर, इसी अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा जो फोर्स काम करता है, अब चूंकि हमने बात की कि साहब मेटल का नाभिक, तो मेटल का यदि नाभिक है तो मेटल के नाभिक के चारों तरफ भी तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल्स, इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल्स, मेटल के इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में कार्य करने वाला रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकृति होती है, इसकी स्थिर विद्युत प्रकृति होती है, लेकिन यहां पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल मैंने आपको बताया न्यूक्लियस, जो मेटल का न्यूक्लियस है उसके और जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा फोर्स हमने बताया इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, यानी मेटल के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स। तो इस तरीके से ये दो प्रकार के बल यहां पर कार्य करते हैं। अब देखिए मेटल और लिगेंड के बीच में जो प्रतिकर्षण की मात्रा है, यानी हम ये कहें मेटल लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें जो प्रतिकर्षण की मात्रा है, इस रिपल्सिव फोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण की मात्रा ये निर्भर करती है किसके ऊपर, कि लिगेंड की स्थिति क्या है, या हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, एक तो ये, तथा दूसरा धातु कक्षकों की जो आकृति है, ज्योमेट्री है, उसके ऊपर भी यह निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, कि मेटल के नाभिक कहाँ हैं और लिगेंड के नाभिक कहाँ हैं, सॉरी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में जो लगने वाली प्रतिकर्षण की मात्रा, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और इलेक्ट्रॉन जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। देखिए अब हमें इसके लिए इस थ्योरी में अब हमें आगे बढ़ने के लिए पहले ये ज्ञात होना जरूरी है कि यहाँ पर मेटल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्थिति कहाँ कहाँ होती है, अर्थात
मेटल के अंदर हम किसकी बात करते हैं मेनली? मेटल के अंदर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। और यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये कहाँ पर स्थित होते हैं या इनकी ज्योमेट्री किस तरीके की होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में आता है, शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, और तीनों ही एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। अब एक दूसरे के लंबवत होती है तो इसका मीनिंग ये है कि मैं किसी भी एक्सिस को ये ओरिजिन पॉइंट मानता हूँ, और ये एक्स एक्सिस हो गई, या आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये इसी के परपेंडिकुलर ये आपकी हो गई जेड एक्सिस, इस तरीके से। अब देखिए, लेकिन यदि हम बात करें, ये जो एक्सिस है, इन्हीं एक्सिस को यदि हम इस ओरिजिन पॉइंट से जस्ट अपोजिट साइड बढ़ाते हैं, तो एक इस ओरिजिन पॉइंट से यदि इसका यहाँ यदि इसका ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ यदि हम प्लस मानते हैं तो इस तरफ इसका क्या होगा? माइनस होगा इस एक्सिस का। अगर हम इसको यहाँ पे प्लस मानते हैं तो इस तरफ नीचे की तरफ इसका क्या होगा? माइनस होगा। और ठीक इसी तरह से यदि जेड को भी हम इस ओरिजिन पॉइंट से अगेंस्ट बढ़ाते हैं तो इसका भी ये कौन सा होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, इस एक्सिस को और बढ़ा दिया जाए तो ये मैं ये कहूँ कि ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे कि उनकी लॉब्स कहाँ कहाँ पर स्थित होती हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं। डी ऑर्बिटल्स संख्या में होते हैं 5। अब 5 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम इनकी शेप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सबसे पहले डी एक्स वाई। ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लिया, ये यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस मान लिया। देखिए, यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल, इन डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स के अंदर इनकी जो लॉब्स होती है, इनकी जो पालियां होती है, वो पालियां बिटवीन द एक्सिस स्थित होती हैं, यानी एक्सिस के बीच में। यहां जैसे मैं ये 2 एक्सिस दिखाता हूं तो यहां इसके बीच में अगर एक गुब्बारा मैं पकड़ के रखता हूं तो ठीक यहां इस एक्सिस के बीच में स्थित होगी इसकी पालियां। किसकी पालियां? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो ये स्थित होती है बिटवीन द एक्सिस। और ये जो बचे हुए 2 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों की जो एक्सिस होती है वो स्थित होती है अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सिस के ऊपर। तो देखते हैं हम कि किस तरीके से यहां पे अगर हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल की शेप बनाना चाह रहे हैं तो यहां के इसकी जो पालियां होगी वो पालियां स्थित होंगी कहां पे? एक्स और वाई के बीच में। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं डी वाई जेड की, तो डी वाई जेड में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो तीनों एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्थित होती है। तो मैं किसी भी एक्सिस को एक्स मान सकता हूं, किसी को भी वाई मान सकता हूं और किसी को भी जेड मान सकता हूं। तो
मैं यहाँ से x को हटा करके और यहाँ पे मान लीजिए लिख देता हूँ z एक्सिस, इसको मैं z एक्सिस मान लूँ, तो यहाँ पे जो इन दोनों एक्सिस के बीच में जो पालियाँ स्थित होंगी इस तरीके से, ये कक्षक, ये ऑर्बिटल कहलाएगा dYz ऑर्बिटल, ये कहलाएगा dxy ऑर्बिटल, ये कहलाएगा dYz ऑर्बिटल। अगला जो होगा ठीक उसी तरीके से इसमें भी दो एक्सिस होंगी, जैसा अगर हम इसको x मानना चाहे x मान सकते हैं, और ये हो गया z। यहां इन दोनों एक्सिस के बीच में स्थित होगा क्या, इनकी लॉब्स, यानी जो भी स्थित होंगी, जो भी लॉब्स स्थित होगी वो लॉब्स बिटवीन द एक्सिस स्थित होगी। कहां स्थित होगी, बिटवीन द एक्सिस। और जो बचे हुए दो ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या शेप होगी वो भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं dx² y² की। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों की जो लॉब्स होती हैं वो अलोंग द एक्सिस स्थित होती है। ये मैंने x एक्सिस मान लिया और ये मैंने y एक्सिस मान लिया। तो इनकी जो लॉब्स स्थित होती है वो इस तरीके से अलोंग द एक्सिस स्थित होती है, यानी एक्सिस के ऊपर स्थित होती है। दूसरा, यदि मैं, ये हो गया आपका dx² y², और यदि मैं बात करूं dz² की, तो ये आपका मान लीजिए कोई भी एक्सिस है, x है या चाहे y है, लेकिन इसको हम नाम दे रहे हैं z एक्सिस, और ये यहाँ पे इस तरीके से ये लॉब्स एक्सिस के ऊपर स्थित होती है, और इन लॉब्स के अंदर जो साइन होता है वो होता है पॉजिटिव साइन, और इसका जो नेगेटिव साइन होता है वो यहाँ पर इस सेंटर के अंदर एक प्लेट के रूप में यहाँ पर पूरा का पूरा नेगेटिव जमा रहता है। तो ये हमने बात की किसकी, dx² y² और dz² की। तो इस तरीके से हमने बात की शेप ऑफ द d ऑर्बिटल्स की। अगली क्लास में हम बात करेंगे स्प्लिटिंग के बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।